दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत होती है इंडिया के एक राज्य उत्तर प्रदेश के अमरोहा से। अमरोहा में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम तौसीफ अली था। तौसीफ अली जो अपने गांव में बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला करते थे और उनके हाथ की बॉलिंग का तो कोई जवाब ही नहीं था। इस वजह से उनके आस पड़ोस के लोग भी उनसे कहा करते थे, तुम किसी एकेडमी में ट्रेनिंग ले लो, हो सकता है अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो इंडिया की टीम में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन तौसीफ जो पैसे से एक किसान थे, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता कि वो एक एकेडमी में ट्रेनिंग ले सकें। इस वजह से उन्होंने खेती करके अपने बच्चों को ही पालना सही समझा। तौसीफ अली खेती करके अपने बच्चों को ही पाल रहे थे कि देखते ही देखते अब उनके बच्चे भी बड़े होने लगे थे। फिर एक रोज़ तौसीफ अली ने यह सोचा कि जो काम मैं ना कर सका, हो सकता है मेरी कोई औलाद ही कर दे। इस वजह से तौसीफ अली ने अपने बच्चों को ही क्रिकेट की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। और देखते ही देखते तौसीफ अली ने पाया कि उनका एक बेटा जो बॉलिंग करने में बहुत ही माहिर हो चुका था, उसके अंदर तौसीफ अली को अपने सपने दिखने लगे। तौसीफ अली ने अपने उस बेटे पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी। उसे खेतों में ट्रेनिंग दिया करते थे और सीमेंट से बनी पिचेस पर भी उसको काफ़ी ट्रेनिंग दिया करते थे। ये ट्रेनिंग लगभग 15 साल तक चलती रही, जिसके बाद खेतों की ट्रेनिंग और सीमेंट की पिचेस से उभरता हुआ एक महान खिलाड़ी लोगों को नजर आने लगा, जिसको आज के दौर में लोग मोहम्मद शमी के नाम से जानते हैं। मोहम्मद शमी जो दुनिया के सबसे फास्ट, सबसे महान, सबसे बड़े और सबसे पावरफुल बॉलरों में आज जिनकी गिनती होती है। लेकिन अगर मोहम्मद शमी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो मोहम्मद शमी को ये नहीं पता था कि इतनी शोहरत कमाने के बाद एक दिन उनको यही शोहरत अजाब लगने लगेगी। मोहम्मद शमी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी लाइफ में एक रोज़ ऐसा भी मोड़ आएगा जो उनको इतना ज़्यादा दुख पहुंचाएगा। आखिर ऐसा क्या हुआ था मोहम्मद शमी की लाइफ में? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जब गांव में तौसीफ अली अपने बेटे मोहम्मद शमी को ट्रेनिंग देते हुए काफ़ी साल गुजार चुके थे, उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो मोहम्मद शमी को किसी एकेडमी में एडमिशन दिलाएंगे। इसीलिए एक रोज़ तौसीफ अली अपने बेटे मोहम्मद शमी को मुरादाबाद लेकर गए। मुरादाबाद एकेडमी में तौसीफ अली की मुलाकात वहाँ के जाने माने एक कोच साहब से हुई जिनका नाम बदरुद्दीन था। जब तौसीफ अली ने बदरुद्दीन साहब को मोहम्मद शमी के बारे में बताया तो बदरुद्दीन साहब ने तौसीफ अली से कहा कि मैं इसे अपने सामने बॉलिंग करता हुआ देखना चाहता हूँ। फिर मोहम्मद शमी ने बदरुद्दीन साहब के सामने बॉलिंग करना शुरू की, जिसके बाद उन्होंने अपनी बॉलिंग का ऐसा जादू दिखाया कि बदरुद्दीन साहब तो मोहम्मद शमी के दीवाने ही हो गए और उन्होंने तुरंत ही कह दिया कि ये मेरा ही शिष्य बनेगा। उसके बाद बदरुद्दीन साहब ने काफ़ी दिन तक अपनी एकेडमी में मोहम्मद शमी को ट्रेनिंग दी और अब उनको 100% यकीन हो चुका था कि मोहम्मद शमी अंडर 19 में सेलेक्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मोहम्मद शमी का नाम सिलेक्शन के लिए भेज दिया। लेकिन फिर अचानक ही बदरुद्दीन साहब को एक बहुत ही तगड़ा झटका लगा जब उन्होंने ये देखा कि सिलेक्शन टीम ने मोहम्मद शमी का नाम रिजेक्ट कर दिया है। बदरुद्दीन साहब समझ चुके थे कि मोहम्मद शमी के साथ भेदभाव हुआ है, पक्षपात हुआ है, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और इस बात के बाद वो बहुत ही अफसुर्दा से रहने लगे। उसके बाद बदरुद्दीन साहब तौसीफ अली साहब से मिले और उन्होंने उनको मशवरा दिया कि क्यों ना हम मोहम्मद शमी को कोलकाता भेज दें। अगर ये कोलकाता जाकर के वहाँ कुछ क्लब वगैरह खेलेगा और अगर स्टेट वगैरह के लिए खेलने लगा तो फिर हमारा काम बन जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो मज़ा ही आ जाएगा। इसके बाद तौसीफ अली साहब ने बदरुद्दीन साहब से कहा कि जैसा तुम सही समझो वैसा ही करते हैं, और देरी ना करते हुए मोहम्मद शमी को कोलकाता भेज दिया गया। कोलकाता जाते ही मोहम्मद शमी ने एक से एक बड़ी कामयाबी हासिल करनी शुरू कर दी, और मोहम्मद की सबसे बड़ी कामयाबी उसकी बॉलिंग का जादू था जो हर किसी पे चल जाया करता था। जो भी बड़े से बड़ा माहिर कोच मोहम्मद शमी को बॉलिंग करते हुए देखता था तो वो उसका दीवाना ही हो जाया करता था। बंगाल के जो भी एक्सपर्ट कोच थे, जो भी माहिर कोच थे, उन सभी को
मोहम्मद शमी ने अपना दीवाना बना लिया था कुछ ही दिनों में। इसी वजह से मोहम्मद शमी बहुत ही कम वक्त में काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। मोहम्मद शमी आगे बढ़ते ही जा रहे थे, फिर अचानक ही एक रोज़ मोहम्मद शमी का सामना भारत के ऐतिहासिक खिलाड़ी सौरव गांगुली साहब से हो गया। ईडन गार्डन में मोहम्मद शमी ने जब सौरव गांगुली के सामने बॉलिंग करनी शुरू की, अभी मोहम्मद शमी ने सिर्फ 3 ही बॉल कराई थी कि सौरव गांगुली समझ चुके थे इस लड़के के अंदर कोई स्पेशल टैलेंट है। और इस टैलेंट को देखने के लिए सौरव गांगुली साहब मोहम्मद शमी के सामने टिके रहे और उससे बार बार बॉलिंग करवाते रहे। काफ़ी देर तक जब मोहम्मद शमी उनके सामने बॉलिंग कर ही रहे थे कि अचानक ही उन्होंने आकर मोहम्मद शमी से बात करनी शुरू कर दी। और मोहम्मद शमी भी समझ चुके थे कि मेरी बॉलिंग का जादू इन पर भी हो चुका है। और जिस तरह सभी एक्सपर्ट कोच मोहम्मद शमी के दीवाने थे, उसी तरीके से सौरव गांगुली साहब भी अब मोहम्मद शमी के दीवाने हो गए। और कुछ ही दिनों के बाद सौरव गांगुली साहब के रिकमेंडेशन पर सन 2010 और 2011 के रणजी में बंगाल की तरफ से मोहम्मद शमी को शामिल कर लिया गया। और इन मैचों में भी मोहम्मद शमी ने कमाल कर दिखाया। इसी के बाद एक रोज़ वो दिन भी आया जिस दिन का सपना तौसीफ अली साहब ने देखा था, और जो मोहम्मद शमी का भी सपना था, और जिसके पीछे काफ़ी लोगों की दुआएं भी थीं। 6 जनवरी 2013 ये वो दिन था कि जिस दिन मोहम्मद शमी पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की तरफ से खेले थे। ये मोहम्मद शमी का पहला मौका था और सबसे पहला इंटरनेशनल मैच, जिसके बाद मोहम्मद शमी ने ढेर सारी कामयाबी हासिल की। लेकिन फिर मोहम्मद शमी की ज़िंदगी में वो दिन भी आया साल 2014, जब मोहम्मद शमी ने अपने परिवार के खिलाफ जाते हुए एक लड़की से मैरिज कर ली थी। उस लड़की का नाम हसीन जहां था, जो एक मॉडल थी। वो पहले तो मॉडलिंग किया करती थी, लेकिन फिर कुछ समय के बाद IPL में KKR की तरफ से, यानी कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से वो चीयर लीडर बनी। और इसी दौरान उनकी मुलाकात मोहम्मद शमी से भी हुई थी। अगर हम बात करें हसीन जहां की, तो सन 2002 में हसीन जहां ने सैफुद्दीन नाम के एक लड़के से शादी की थी। ये शादी भी हसीन जहां ने लव मैरिज ही की थी। सैफुद्दीन से हसीन जहां के 2 बच्चे थे, लेकिन शादी के बाद से ही हसीन जहां की अपने हस्बैंड से कभी नहीं बनती थी। इसी वजह से ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया और 2010 में उनका तलाक हो गया। उसके बाद हसीन जहां ने मॉडलिंग करनी शुरू कर दी और उसके बाद वो चीयर लीडर बन गई। और 2014 में मोहम्मद शमी से मुलाकात होने के बाद उन्होंने मोहम्मद शमी से शादी कर ली। बताते चलें कि हसीन जहां के पहले ही 2 बच्चे थे और शमी से शादी होने के बाद एक बच्चा और हुआ, जो मोहम्मद शमी से था। अब जिस तरह हसीन जहां की अपने पहले हस्बैंड से नहीं बनती थी, ठीक उसी तरह ही अब मोहम्मद शमी से भी उनकी अनबन होनी शुरू हो गई। और कुछ ही समय के बाद उन्होंने मीडिया के सामने आकर के एक से एक गंभीर आरोप मोहम्मद शमी के ऊपर लगाने शुरू कर दिए। ये वही हसीन जहां थी जो शादी के वक्त कहा करती थी कि मोहम्मद शमी घर में आते हैं तो घर में रौनक हो जाती है, दिन एकदम ईद के दिन जैसा लगने लगता है। मोहम्मद शमी की तारीफ करते हुए उनकी ज़बान थकती ही नहीं थी। और वही हसीन जहां अब कहा करती है कि इस आदमी से मुझे नफ़रत हो गई है, मैं नफ़रत करती हूँ इस आदमी से। पहले तो हसीन जहां ने मीडिया पर आकर मारपीट के छोटे मोटे इल्ज़ाम शमी के ऊपर लगाए थे और कुछ दिनों के बाद तथाकथित सेक्स चैट के भी इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। हद तो तब हो गई थी कि जब उन्होंने ये दावा किया कि मोहम्मद शमी एक फिक्सर हैं जो कि मैच को फिक्स कराते हैं और उससे काफ़ी मोटा मुनाफा कमाते हैं। इसी के बाद एक इंटरव्यू में मोहम्मद शमी से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी कोई मैच फिक्स कराया है। इस सवाल पर मोहम्मद शमी ने जवाब दिया था कि जिस दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई मोड़ आएगा तो मैं अपने देश से गद्दारी करने की बजाय मरना पसंद करूंगा। लेकिन इसी के बाद ही BCCI ने मोहम्मद शमी का कॉन्ट्रैक्ट असीमित समय के लिए समाप्त कर दिया था, यानी रद्द कर दिया था। और कोर्ट ने भी मोहम्मद शमी के खिलाफ जांच के ऑर्डर जारी कर दिए थे।
जिसकी वजह से मोहम्मद शमी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगे थे। मोहम्मद शमी बताते हैं कि उन्होंने तो क्रिकेट में वापस आने के बारे में सोचना भी बंद कर दिया था। मोहम्मद शमी कहते हैं कि वो अपने कमरों में ही बंद रहा करते थे, जिसकी वजह से उनके घर वाले और उनके यार दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे कि कहीं मैं कोई गलत कदम ना उठा लूँ या मैं सुसाइड ना कर लूँ। इस वजह से मेरे घर परिवार वाले लोग और मेरे दोस्त हमेशा मेरे आसपास ही रहा करते थे। लेकिन फिर इतनी सारी परेशानी झेलने के बाद एक रोज़ फिर वो दिन भी आया। 2018 में मोहम्मद शमी के ऊपर सभी केस बेबुनियाद पाए गए और मोहम्मद शमी के ऊपर जो जांच कमेटी बिठाई गई थी उन्होंने मोहम्मद शमी को क्लीन चिट दे दी, जिसके बाद अब मोहम्मद शमी की सभी टेंशन ख़त्म हो चुकी थी। सभी केसों में मोहम्मद शमी को क्लीन चिट मिल चुकी थी। फिर 2018 के वनडे मैचों में मोहम्मद शमी ने अपना कमाल दिखा दिया और वो पूरी दुनिया में वनडे में सबसे फास्ट 100 विकेट लेने वाले बॉलर बन गए। और फिर उसके बाद दौर आया 2021 का, जब पाकिस्तान ने इंडिया को पूरे 10 विकेट से बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया था और इस मैच में सबसे महंगे बॉलर साबित हुए मोहम्मद शमी। इस मैच के बाद ही ट्रोलर्स ने मोहम्मद शमी का बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल किया। इस ट्रोलिंग की वजह से मोहम्मद शमी बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे, क्योंकि ये ट्रोल सिर्फ स्पोर्ट को लेकर नहीं थे बल्कि उनके नाम और धार्मिक पहचान को लेकर के ये ट्रोल हो रहा था। जब लोगों ने देखा कि मोहम्मद शमी के साथ इतना ज़्यादा बुरा बर्ताव हो रहा है तो इंडिया के मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली को मजबूरन खुलकर सामने आना पड़ा और मोहम्मद शमी के समर्थन में उनको बयान देना पड़ा। लेकिन ये ट्रोलिंग यहीं तक नहीं रुकी थी। जब 2022 में वर्ल्ड कप के मैच से बुमराह को बाहर कर दिया था, जिसके बाद टीम इंडिया की बॉलिंग का सारा प्रेशर अब मोहम्मद शमी के कंधों पर था। उस वक्त भी वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने पूरे 10 विकेट से बिल्कुल पाकिस्तान की तरह ही एक बार फिर से इंडिया को काफ़ी बुरी तरीके से हरा दिया था, जिसके बाद मोहम्मद शमी की पिछली सभी परफॉर्मेंस के ऊपर पानी फिर चुका था और ट्रोलर्स इसी तरीके का कोई मौका ढूंढ रहे थे और अब उनको मौका मिल चुका था और एक बार फिर से मोहम्मद शमी को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पर। उनके खिलाफ ऐसी ऐसी बयानबाजी की गई और ऐसी ऐसी बातें लिखी गई कि हम इस वीडियो में नहीं बता सकते। और अब तो मोहम्मद शमी के ऊपर से टीम सेलेक्टर्स का भी भरोसा उठ गया और वो लोग भी अब मोहम्मद शमी की जगह दूसरे बॉलर्स को जगह देने की कोशिश करने लगे। उन्होंने काफ़ी बॉलर्स को जगह देने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद शमी के जैसा कोई भी नहीं मिला। और फिर अभी हाल ही में 2023 में हुए वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी को टॉप 11 में जगह नहीं दी गई। लगभग 4 मैचों तक मोहम्मद शमी को बेंच पर ही जगह मिली, लेकिन इसी के बाद फिर हार्दिक पांड्या चोटिल हुए, जिसकी वजह से एक बार फिर से मोहम्मद शमी को टॉप 11 में जगह मिल गई और मोहम्मद शमी को भी जैसे इसी मौके की ज़रूरत थी। फिर मोहम्मद शमी ने पहले ही मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट उड़ा दिए और फिर दूसरे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 4 विकेट उड़ा दिए और फिर तीसरे मैच में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 5 विकेट उड़ा दिए और इसी के साथ साथ एक के बाद एक हैरान कर देने वाली पारियां उन्होंने खेली, जिसके बाद लोगों ने ये भी पूछना शुरू कर दिया था कि मोहम्मद शमी को बेंच पर किसने जगह दी, ये फैसला किसका था, इनको तो ग्राउंड में होना चाहिए था। और फिर हद तो तब हो गई जब न्यूजीलैंड के खिलाफ अकेले ही मोहम्मद शमी ने 7 विकेट ले डाले और ऐसा इससे पहले कभी भी किसी ने भी नहीं किया। और इसी के चलते सेमीफाइनल में मोहम्मद शमी ने अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले। मोहम्मद शमी ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए कि अभी इस वीडियो में हम आपको नहीं दिखा सकते। और आज के दौर में मोहम्मद शमी को लोग सबसे खतरनाक, सबसे घातक, सबसे धाकड़, सबसे फास्ट बॉलर और सबसे महान बॉलर के रूप में जानते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।